सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी अध्याय 4 देखेंगे, जिसका नाम है आत्मकथ्य और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां है चित्रकार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। तो बेटा अब अध्याय देखेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कहूँ डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या पर वचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कैया कर जो भाग गया। देखें बेटा पैरा नंबर 1 देखें। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। प्रस्तुत जो ये पंक्तियां हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज के में जयशंकर प्रसाद की कविताओं से ली गई है, जिसका नाम आत्मकथ्य लेसन में बताया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की कथा कहने की प्रतिबिंबों को, अनेक बिंबों को कवि अपने विषय में बताया हुआ कहता है कि अरे ओ मेरे जीवन की कथा के सुनने वालों, श्रोताओं, मेरे जीवन की कथाओं के सुनने वालों, देखो भोरे कैसे गुनगुनाते हुए अपनी कौन सी कहानी कह रहे हैं। मधुप मीन्स भंवरा, वह गुनगुनाते हुए अपनी कौन सी कहानी कह रहे हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, और पेड़ों से पत्तियां भी मुरझाकर गिर रही हैं क्योंकि उनके अंदर की शक्ति खत्म हो चुकी है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, क्योंकि ये जो आकाश सीमाहीन हो रहा है, सीमाहीन आकाश के जीवन में कोई इतिहास छिपा हुआ है और वह अपना ही उपहास स्वयं यहाँ दिया गया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और ये सभी अपना उपहास स्वयं ही कर रहे हैं, अपना मजाक स्वयं उड़ा रहे हैं, तब भी कहते होकर डालू दुर्बलता अपनी बीती। कवि फिर कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता की कहानी कह डालूं। इस नश्वरता में, इस जीवन की नश्वरता में मैं क्या संकेत से अपनी कहानी को कह सकता हूँ। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति, क्या मेरे दुखों की कहानियों को सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा। इस दुख से भरी गागर को
जब तुम्हारे सामने रख दूंगा, क्या तुम्हें इससे सुख मिलेगा? आगे, किंतु यह कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रसले अपने भरने वाले। कवि का कहना है कि मैं अगर तुम्हें अपनी ये दुर्बलता भरी कहानी को सुनाऊंगा, कहीं तुम्हें बाद में कोई पछतावा न हो, तुम्हें ये गलानी महसूस न हो कि तुम मेरी दुख भरी कहानी को सुनकर इससे रस प्राप्त कर रहे हो, इससे आनंद ले रहे हो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि फिर कहता है कि अपने जीवन की कथा को आगे मैं किस तरह बढ़ाकर तुम्हें कहूं, क्योंकि इस मेरे जीवन में तो दुख अर्थात दुखों के अलावा कुछ और नहीं है। भूले अपनी या परवचना औरों की दिखलाऊं मैं मेरे जीवन में होने वाले कष्ट आपको बताऊं या फिर दूसरों के जीवन की कथाएं तुम्हें सुनाऊं, मुझे ये नहीं पता चलता, क्योंकि मेरा जीवन इतना दुखमय है। सुखद दिनों की गाथा मैं इस दुख में नहीं गा सकता। कैसे? क्योंकि मेरा मन दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं है, इसीलिए वह उस जीवन के दुखों को उधेड़ना नहीं चाहता है। अब आगे, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधिर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्जवल गाथा का बताया, फिर कह रहे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो मेरे जीवन का हिस्सा सुखों से बीता है, मैं उसे अब याद करके नहीं रोना चाहता, मैं उसे याद करके नहीं रोना चाहता, क्योंकि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मेरे जीवन में ऐसा कोई सुख मुझे नहीं मिला है, कोई अक्षण मेरे जीवन में ऐसा नहीं आया है जिसे मैं स्वप्न में देखकर जाग गया हूँ और खुशी को महसूस किया हो। क्योंकि आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, सुख तो मेरे जीवन में मेरे कष्टों के बीच में ठीक उसी प्रकार आया है जिस प्रकार आंगन में कोई खुशी आती है और पल में दूर हो जाती है। मेरे आंगन से सुख तो उसी प्रकार भाग जाता है। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी पत्नी के गुजर जाने की बात को दर्शाया है, क्योंकि आज उसी की वजह से वह इतना दुखी है। उसने बताया कि मेरे जीवन में स्मृति जो है मेरी पत्नी की खुशियों से थी और अब वो यहाँ नहीं है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, उसका कहना है कि मेरी पत्नी वह थी जिसके सुंदर छाया में, सुंदर कपोलों के सौंदर्य, इतना कपोलों यानी उसके सौंदर्यों की छाया से उसे सौभाग्य अर्जित करती थी। कौन करती थी सौभाग्य अर्जित? प्रेम स्वामिनी, अनुराग स्वामिनी उषा अपनी मधुरम छाया में स्वयं उससे सौभाग्य अर्जित करती थी, यानी आशीर्वाद लेती थी। आज वही मेरी पत्नी मेरी स्मृतियों में है, अर्थात मर चुकी है। लेखक की पत्नी मर चुकी है, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। जिस प्रकार राह में चलने वाला व्यक्ति कुछ पदार्थ अपने जीवन में रास्ते के लिए लेकर चलता है और थक जाता है, वह उसके काम आता है, इसी प्रकार लेखक की पत्नी की यादें भी उसके जीवन में एक पथिक की थकावट का पाथ्य बनी हुई है। क्या मेरे जीवन की, अब देखो जीवन को उधेड़ कर देखोगे, मैं क्या मेरे जीवन यानी मेरी कंथा की, मेरे जीवन की। कवि का कहना है गुदड़ी अर्थात जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मेरे जीवन की जीवन उधेड़ कर देखकर तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम इसे उधेड़ने का प्रयास क्या कर रहे हो।
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। लेखक का कहना है कि मेरे जीवन में, यानी जितना मेरा जीवन है उसमें इतना बड़ा दुख आया है, मैं उस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ी बड़ी जो मेरे जीवन में घटनाएं घटी हैं, उनकी कथाओं को हे श्रोताओं मैं तुम्हें कैसे सुनाऊं। इसमें तो दुख, अभाव, दुर्भाग्य से भली भरी हुई पड़ी हुई है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ना कहकर दूसरे की सुनता रहूं और मैं चुपचाप सोए हुए रह जाऊं। सुनकर क्या भूल, सुनकर तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। देखिए, उसका कहना है कि मेरे जीवन की इतनी दुखद घटनाएं मेरे जीवन में भरी हुई है, इन कथाओं को सुनकर तुम क्या करोगे। इसीलिए मैं इनको नहीं सुनाना चाहता, अपने बारे में नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों की सुनता रहूं और स्वयं एक सोए हुए मनुष्य की तरह मौन रहूं। कवि आप बीती नहीं बताना चाहता, ये इस अध्याय में बताया गया है। कवि आत्मकथा लिखने से क्या बचना चाहता है? प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखेंगे बेटा प्रश्न उत्तर। कवि आत्मकथा लिखने से क्या बचना चाहता है? आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता है। कवि अपने व्यक्तित्व को अनुभव के, यानी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचता है। प्रश्न नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्या कहा? उत्तर देखें। कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि अपने जीवन, अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता। अपनी छोटी सी कथा को बड़ा आकार देने में वे असमर्थ हैं। वे अपने अंतर्मन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहते। आत्मकथा प्राय जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती है, जब इंसान के जीवन की जो जिंदगी होती है उसका एक पड़ाव रह जाता है। परंतु अभी जीवन में ऐसा समय नहीं आया है। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। इन्हीं कारणों से कवि ऐसा करने से बचता है। कभी वह अपनी आत्मकथा को लिखना नहीं चाहता है। स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति है। इन्हीं स्मृतियों को बनाए रखने के लिए कवि जीने का सबल अर्थात सहारा मानता है। अतः स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे से है। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कैया कर जो भाग गया। देखें, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। आंसर देखें, कवि का कहना है, क्या का आंसर है? कवि कहना चाहता है कि उसे वह सुख नहीं मिल सका जिसकी वह कल्पना कर रहा था। उसे सुख मिलते मिलते रह गया, अर्थात इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिससे सुख चाहते हैं, समझते हैं, वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी समाप्त हो जाता है। ख का उत्तर, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका के कपोलों, जो नायिका के कपोल हैं अर्थात गाल में इतनी क्या है, लालिमा थी कि उषा भी उसमें अपना सुहाग
ढूंढती थी। उषा कौन है? जो सुबह सूर्य निकलने से पहले का समय होता है, उषा काल होता है, उसमें लालिमा होती है। अतः नायिका का सौंदर्य अनुपम था। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर देखें। कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए क्षणों को वह सबके सामने कैसे प्रकट करे। जीवन के कुछ अनुभवों को गोपनीय रखना ही उचित होता है। ऐसे स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अतः वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर देखें बेटा। प्रस्तुत कविता में नंबर 1 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, इन लाइन में आया है। नंबर 2, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने कविता में बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में, इन लाइन में आया है। नंबर 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कौन सी लाइनें होंगी? यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी परवचनाया औरों की दिखलाऊं मैं। देखें बेटा, यहाँ विडंबना परवचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे काव्य में सुंदरता आई है। नंबर 4, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। कैसे? खिल खिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार बताया गया है। मेरी मौन उस अनुरागिनी उषा में अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कवि ने जो सुख स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? आंसर देखें बेटा। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त करता है और कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई, अतः उसे उसका सुख नहीं मिल सका जिसे वह सुख समझता था। वह स्वप्न रूपी छलावा थी जो अस्थायी रूप से उसके जीवन में आई थी, इसीलिए लेखक दुखी है आत्मकथा लिखने से। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखें। प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे, अपनी दुर्बलताओं को अपने तक सीमित रखना चाहते थे। वे अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। पाठ की कुछ पंक्तियां उनके वेदना जीवन को दर्शाती है, मतलब उनके दुख को दर्शाती है। इस कविता में एक तरफ कवि की यथार्थवादी प्रवृत्ति भी है तथा दूसरी तरफ प्रसाद जी की विनम्रता भी है, जिसके कारण वे स्वयं को श्रेष्ठ कवि मानने से इनकार करते हैं जो लोग उन्हें मानते हैं। आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? उत्तर देखेंगे नीचे, यानी यहाँ महान व्यक्तियों की आत्मकथा जो हमारी पुस्तक में दी हुई है हम उन्हीं को पढ़ना चाहेंगे, उन्हीं को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, महात्मा गांधी की आत्मकथा। हमें महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए, इसमें हमें सत्य और अहिंसा के महत्व का पता चलता है। नंबर 2, भगत सिंह की आत्मकथा। देशभक्त भगत सिंह की आत्मकथा को पढ़ने से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा। प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन अत्यंत संघर्ष पूर्ण रहा है। एक महान साहित्यकार के रूप से हमें उनकी आत्मकथा पढ़नी चाहिए। आगे देखें, प्रश्न नंबर 10 देखें। कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है,
उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। आंसर देखें, ये जो आत्मकथा लिखने की जो शैली होती है, हम उसे किस प्रकार बांट कर लिखते हैं। जैसे नंबर 1 पे लिखते हैं जीवन परिचय, नंबर 2 पे लिखते हैं शिक्षा, नंबर 3 पर लिखते हैं जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, नंबर 4 पे लिखते हैं उपलब्धियां, नंबर 5 पर लिखते हैं जीवन का आदर्श और नंबर 6 लिखते हैं उद्देश्य। उपयुक्त ये जो बिंदु बताए गए हैं, इनकी सहायता से बच्चे स्वयं अपना आत्मकथा लिखे, यानी उन्होंने जो महसूस किया, जो देखा, उसे वह पन्नों पर उतार दें और हो सकता है उससे वह एक दिन अच्छे लेखक बन जाए। बच्चों, ये इस अध्याय 4 का कार्य आपको करवाया गया है। आप स्वच्छता और सुंदरता के साथ अपनी नोटबुक पर कीजिएगा। धन्यवाद।